अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूँ फातिमा अख्तर और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। और आज मॉर्निंग शो का आगाज़ दोबारा से एक बार फिर हो चुका है। और जब आगाज़ होता है तो फिर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कई लाइफ स्टाइल अपडेट्स देते हैं, कहीं सेहत की बात करते हैं। अच्छा, सेहत आजकल थोड़ी सी डिस्टर्ब है बहुत सारे लोगों की, तो उस पर ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त कल के रोज़ डेवलपमेंट्स होती हैं तो उनको भी सामने रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अच्छी अच्छी बातों से भी आगाज़ करते हैं। और अच्छी बात मेरा डिपार्टमेंट नहीं होता, ये फातिमा का डिपार्टमेंट है। और अच्छी बात यही बताएंगे कि आज क्या सोचकर और बिल्कुल लेकर खबरें आएंगे। भी शामिल करेंगे, टॉप स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन का आगाज़ और सुबह का आगाज़ अच्छी बातों से करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर अच्छी बातें करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी, आज खुशगवार बातों के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात यह है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं या देखते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है कि यार सामने वाला मुस्कुरा रहा है। एक हंसना मतलब होता है, कोई हमारी वजह से अगर मुस्कुराए मुस्कुराए। ओके। एक अच्छा डिफरेंस होता है, एक मुस्कुराहट होती है और एक हंसना होता है। अक्सर लोग मुस्कुरा रहे होते हैं जिसकी कोई साउंड नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता। और हंसना जो है उस जाहिर से बात है उसका एक साउंड है, जिस तरह से बिलाल हंस रहे होते हैं हमेशा से। अच्छा, कभी कभी मुझे लोग देख के ना मुस्कुराते तो मैं ये सोचता हूँ कि ये देख के मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा के देख रहा है। इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस ये होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये भी जरा आगे बताएंगे इसकी क्या लॉजिक है। हाँ, तो चेहरे पर जब मुस्कुराहट कोई भी आपके चेहरे पर लाता है तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम दूसरों के लिए जितना आसानी पैदा करते हैं, ज़िंदगी हमें उतने ही आसान लगती है। हमारा एक छोटा सा अमल किसी के लिए आसानी और हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हमें कुछ खोना नहीं पड़ता। बिल्कुल बहुत अच्छी खूबसूरत बात यह है कि अगर हम किसी को मुस्कुरा दें तो वो एक सदका जारिया है। और क्या पता आपकी एक मुस्कुराहट से किसी का अच्छा दिन हो जाए। और आप भी कोशिश करा करें कि हमेशा दूसरों को देखें, अच्छे से मिलें। मुस्कुराहट का एक्सचेंज जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वरना आजकल के दौर में जहाँ पर हर कोई रेस में लगा हुआ है, टेंशन्स, बीमारियाँ, मुश्किलात घेरी में, तो इसमें अगर हम किसी से मिलते हैं तो अच्छे से मिलें, मुस्कुरा के मिलें और पुरजोश अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिलें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे समझ में आने वाली बात ये होती है कि बड़ी नेकियों के लिए बड़ा वक्त या पैसा चाहिए, मगर असल नेकी अक्सर छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम्स हम किसी को अगर मशवरा दे रहे होते हैं और अच्छे अंदाज में दे रहे होते हैं, तो वो अगर उसके समझ में आ जाती है, पॉजिटिविटी अगर उसमें आ जाती है कि हाँ यार सामने वाला बंदा कह रहा है या कोई कह रहा है हमें, तो वो अच्छी बात है। तो अगर हमने अडॉप्ट कर ली तो वो आपके लिए भी बड़ी बात होती है और सामने वाले के लिए भी होती है। एक बात है, बहुत अच्छा आपने आज का जो है ना ये टॉपिक उठाया है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरे। मेरी हमेशा से कोशिश रही है और लाइफ की प्रैक्टिस भी रही है, और उसको भी इसके साथ जो है वो कंक्लूड कर देते हैं। वे ऑफ टॉकिंग बड़ा मैटर करता है आपके लिए। आप किसी से कोई बात कहते हैं ना, तो उसके लिए लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि कभी कभार आप हार्श वर्ड्स भी बहुत प्यार से बोल जाते हैं और कभी बहुत प्यार से तल्ख बातें भी आप सामने जो है वो रख सकते हैं। लेकिन बात करने का एक अंदाज होता है। किसी को अगर कोई काम मना भी कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि वो अनॉय हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, या वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या वो बदतमीजी से आपको जवाब देगा, या अगर कोई शख्स आपसे बदतमीजी से बात करे, आपका रिप्लाई ऐसा खूबसूरत होना चाहिए कि बात भी कह जाए और पता ही ना लगे कि आपने क्या कह दिया। तो कभी कभार ऐसा होता है, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत ही तेज़ी से कोई बात करते हैं, उसका रिएक्शन बड़ा डिस्टर्बिंग आता है। लेकिन कभी कभार हमें पता होता है कि इस बंदे से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है। आप इतने सलीके से, इतने तरीके से बात करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि वो उसी तरह को जवाब दे। बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ आप किसी से बात करें। आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, आप बता रही हैं, मुझे लगा शायद किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जो चीज़ हमें पॉजिटिविटी और देखें आजकल के दौर में यही ज़रूरी है ना बिलाल, कि हमारे अंदर एनर्जी और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि हम ये बार बार बात कर रहे होते हैं कि ये जो दौर चल रहा है वो नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई भाग रहा है, कॉम्पिटिशन्स की लाइफ हो चुकी है ना, कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें खुशी की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, और साथ साथ मुझे चाय की भी ज़रूरत है। तो चाय मंगवा दीजिए प्लीज। चाय आ जाए। और इसी मुस्कुराहट के साथ मैं आगे निकल गया। इसी मुस्कुराहट के साथ कि भाई आप भी जहाँ रहें, सुबह का आगाज़ अच्छी बातों से करें, मुस्कुरा के करें, अपनों के साथ करें, अल्लाह के नाम से करें, और दिन का आगाज़ इस तरह ही अच्छा होगा और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ एक नई प्रैक्टिस आज से जो ना मैं और आप और हम सब मिलकर अपनाते हैं।
जब सुबह उठे ना तो आज ये अहद कर लें कि आज हमने कोई चिड़चिड़ी बात नहीं करनी, और अगर कोई चिड़चिड़ा हुआ भी है तो उसको बड़े सुकून से, प्यार से, तहम्मुल से आपने सुनना है और रिप्लाई करना है बड़े नपे तुले लफ्ज़ों के साथ। आप देखें सुबह सुबह जब आपका मूड खुद ब खुद अच्छा होना शुरू होगा, चीज़ें टैकल करना शुरू हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सुलझती जाएंगी। सुबह हम क्या करते हैं, इतनी तेज़ दौड़ में लगे होते हैं, उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, और फिर वो जो है वालिदैन अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना है, घर में रहना है, इतनी दौड़ लगी होती है। सुबह सुबह आप देखें गाड़ियों के जो टकराव हो रहे होते हैं, बम्पर टू बम्पर एक दूसरे से सड़कों पर लड़ रहे होते हैं। ज़रा सा वे ऑफ टॉकिंग को तब्दील करें, देखें खुद ब खुद चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट बिखेरना शुरू हो जाएंगे। और ये मुस्कुराहट इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी आपके लिए, आपकी लाइफ में। एक तो जो बात हम कर चुके हैं कि सदका जारिया भी है, और साथ ही साथ जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब किसी से मिलते थे तो वो मुस्कुरा कर मिलते थे, अच्छे से मिलते थे, और उनकी जो ज़िंदगी है हमें भी अपनी उनकी कुछ आदतें अपनानी चाहिए। वैसे तो इस्लाम को तमाम तरीके से अपनाना चाहिए। वैसे एक बात बताएं कि मुस्कुराहट के कोई पैसे वगैरह लगते हैं? नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलती है। तो भाई जब फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है, ये कौम तो नहीं छोड़ती है, तो आज से मुस्कुराहट को पकड़ लें। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक हुकूमत ने, किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है, किसी किस्म की कोई इसके ऊपर जो है वो कटौती नहीं होने वाली है। सिर्फ आप मुस्कुराना शुरू करें और मुस्कुराते हुए दिन का आगाज़ करते हैं। और फिर अब जो कल की अपडेट्स थी, बहुत सारी खबरें हैं, कुछ मुल्की सतह पर हैं, कुछ गैर मुल्की खबरें, आलमी सतह के ऊपर भी बड़ी एक हलचल मची हुई है। अभी ज़रा हुकूमती जो खबरें उस पर आगाज़ कर लेते हैं। सदर मुमलिकत की अगर बात करें तो वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं। हुकूमती वफ़द की जो सदर मुमलिकत से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग के जो उनके डेलीगेशन है, वो पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बयानबाजी शुरू हो गई थी, तो उसको रोकने पर कुछ ना कुछ करना था। अब दो लोग सामने आए थे, एक आसिफ अली जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने ही मोहसिन नकवी साहब को ये सरबराह बना दिया था कि भाई आपने ये काम करा, टास्क दिया था उनको, और फौरन कराची तलब किया। कराची आने के बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। मोहसिन नकवी साहब ने पीपल्स पार्टी के अहम अहदेदारों से मुलाकात की, और ये कहा गया और ये टास्क दिया गया सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मोहसिन नकवी को कि जो पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत में, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, जिससे इख्तलाफ बढ़ रहे हैं, और इसका असर हुकूमत पर भी पड़ेगा। फेडरल मिनिस्ट्रीज, जाहिर सी बात है, हमने इत्तेहाद करके ही हुकूमत बनाई हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम और दीगर पार्टी शामिल है। अब उस पर असर पड़ेगा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कशीदगी कम करने पर, बयानबाजी देने पर रजामंद हो गई। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप मिलकर काम करेंगे तो जाहिर से बात है एक पेज पर होंगे, और जहां पर इख्तलाफात होंगे तो वो मुल्क के लिए भी नुकसान। लेकिन जाती मफाद भी तो है ना, कि अगर अलग हो गए तो फिर हुकूमत नहीं टिक सकती, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए जो पंजाब हुकूमत है, यानी कि मरीम नवाज साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यानी कि जो खास तौर पर स्पेसिफिकली सिंध है, इनके दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत का जो वफ्द है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने जरदारी हाउस नवाबशाह पहुंचा। वफ्द में नायब वजीर आजम थे, यानी कि डिप्टी वजीर आजम का जो एक नया अहदा है, पहली दफ़ा मुतारिफ कराया गया, सागडार साहब को मिला है। स्पीकर कौमी असम्बली थे अयाज सादिक साहब, और जितने वफाकी वज़रा हैं उसमें सर फहरिस्त है मोहसिन नकवी साहब, जो कि सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बेसिकली दो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, दो लोग हैं, मैं कहता हूँ चैंपियन, मतलब इनको आप कहीं भी छोड़ दें, ये कुछ भी करके आ सकते हैं। ये दो लोग हैं, पहले नंबर पर है मोहसिन नकवी साहब, दूसरे नंबर पर है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। इन दोनों से आप कुछ भी करवा लें, मुल्क के कर्जे माफ कराने अब इन्हें आगे भेजें, ये करवा सकते हैं। ठीक है, जो ये अहम बैठक हुई है, इसमें यही फैसला हुआ है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि जब ये बयानबाजी का आगाज़ जब सैलाब की एड पर हुआ कि हम इमदाद दुनिया से क्यों नहीं मांग रहे हैं, जिस पर मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट में अपने खिताब में कहा कि भाई पंजाब हुकूमत अपने ही पैसे जो है, अपने ही जो तमाम तर मामलात पंजाब में चल रहे हैं, उन्हीं पैसों को सैलाब मुतासिर पर लगा रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दुनिया से भीख मांगे। इस पर फिर सिंध हुकूमत की जानिब से और सिंध के वज़रा की जानिब से बड़ी बड़ी बातें की गई, फिर लफ्ज़ी गोलाबारी हुई और दरमियान में कशीदगी हो गई। अब ज़राए बता रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है, सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती वफ़द से कहा है कि अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामला ख़राब हो। जी बिल्कुल, हम जो बात कर रहे थे कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुश्किलात हो जाएंगी और मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के सदर हैं, वो कह रहे हैं नून लीग वालों को कि भाई अपने
लोगों को समझाएं, हम अपने लोगों को समझाते हैं। बीच में जो है वो सालसे का किरदार मोहसिन नकवी साहब ने भी निभाया। फिर हमने देखा कि इसाक डार साहब भी मौजूद थे मीटिंग में और अयाज सादिक साहब भी मौजूद थे, जो कि एक अहम पेशरफ नजर आई है कि अब जो ये लफ्जी गोलाबारी है, जंग जारी थी, अब नहीं होगी, रुक जाएगी। नून लीग की कमेटी जो आई थी ना, तो उनकी जानिब से भी कुछ जवाब तो दिया गया होगा ना, जब जरदारी साहब ने कहा भाई अपने लोगों को समझाएं। लोगों से मुताल्लिक था, यानी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा। अब पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा तो नून लीग का जो जवाब आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानबाजी बंद होनी चाहिए, उनकी तरफ से हो रहा है, जिसमें शर्जील मेमन भी हैं, जिसमें मुर्तज़ा वहाब भी हैं, जिसमें सईद गनी साहब भी हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो बयानबाजी दोनों तरफ से होनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हुकूमती वफ़द और जरदारी साहब की जो मुलाकात है उसमें ये इत्तेफाक हुआ है कि किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनना जाएगा और ये ज़रूरी समझा जाएगा। ज़राए कुछ और भी बता रहे हैं, एक तो अंदर मीटिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सामने आती, लेकिन कुछ सोर्सेज होते हैं जो हम यहाँ पर गैदर करके आपके सामने रखते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने में इसाक डार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बिल्कुल, इसाक डार की दुबई रिहाइश गाह पर भी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की भी मुलाकात होती थी। ये तब की बात है जब बेनज़ीर साहिबा हयात थी और जब बड़ी बड़ी अहम बैठक होती थी तो ये दुबई में ही बैठक लगती। तो अब इन बैठकों का फ़ायदा होता है और यही कहा जाता है कि भाई आसिफ अली जरदारी जो है वो एक छड़ी घुमाते हैं और तमाम तर मामला ठीक करते हैं। तो अब यही हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं, उन्होंने टास्क सौंपे हैं, फिर नून लीग के वक्त से मुलाकात हुई है। अब सिलसिला जो है ये उम्मीद करते हैं ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कल और यही कहा जा रहा था, ज़राए बता रहे थे कि वो अपने गवर्नर हाउस में अपना इस्तीफ़ा भिजवा रहे हैं। फिर हमने देखा कि कई नाम भी सामने आए पीटीआई की जानिब से बिलाल, और फिर साथ ही साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो थे वो पहले ही वज़ीर आला हाउस छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी भेज दिया। फिर अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, इसीलिए अब जो अमानत थी उनको मैं वापस कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कल एक शोर मचा और वो शोर ये था कि 90 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेज पे खड़े होकर कहा कि बानी पीटीआई को 90 दिन के अंदर या तो रिहाई दिलवाएंगे या फिर इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे। अब ये 90 दिन का जो टाइम पूरा हुआ, कल के रोज पूरा हुआ, 90 दिन में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। एक आवाज उठी, एक खबर आई कि इस्तीफा मांग लिया गया। उसकी तरदीद की एक बड़े निजी चैनल के ऊपर बैठकर बैरिस्टर गौर साहब ने कि अच्छा तरदीद भी नहीं की और तस्दीक भी नहीं और बीच में लटकी हुई थी तलवार। फिर वो कह रहे थे कि इस हवाले से मुझे कुछ नहीं पता कि वो इस्तीफा दे रहे हैं भी है या नहीं दे रहे। फिर मामला यहाँ से बिगड़ता है जब वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई मैंने ना तो तस्दीक की है ना तरदीद की है, ये देख लीजिए मेरी रिपोर्ट और ये मैंने न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठकर बात की है, अभी तक हमने नहीं मांगा इस्तीफा ना। लेकिन चीजें इस कदर बदली कि उनका बयान आता है गंडापुर साहब का और गंडापुर साहब खुद ही इस्तीफा देते हैं। इसका मतलब बिहाइंड द कर्टन्स देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से उन्होंने कहा पहले ही अपनी इज्जत बचाओ, धोती बचाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो बानी पीटीआई के ऊपर फिर उन्होंने कहा कि ये अमानत है और इनको वापस देता हूँ और ये इस्तीफा देता हूँ। तमाम चीजें आपके सामने होती रही। अब उन्होंने ये कहा है कि अपने लीडर और बानी पीटीआई के अहकामात पर आइन के आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। जबकि जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला बनते वक्त सूबा माली बहरान और दहशतगर्दी का शिकार था। अपने दौर में सूबे का माली इस्तेहकाम और अमन बहाल किया। हमने जंग ज़दा सूबे को तामीर नौ की तरफ गामजन भी किया। जबकि ये भी कहा कि जो है वो साथ देने पर काबीना अराकीन असम्बली और इंतजामिया जो है उसका शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमने देखा कि कल सारा मीडिया जो है वो इसी खबर पे रहा। सोहेल आफरीदी साहब को फिर जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर दिया गया और कई नाम जेर गर्दिश थे कि फलां को बना दिया जाएगा। बिल्कुल, तो अब ये फाइनलाइज हो गई है ये चीजें और फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब बदलती सूरत हाल है खैबर बना दिया गया। जब ऑब्वियसली जब नाम सामने आया, नामजद किया गया, काफी देर तक तो सोहेल आफरीदी साहब को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब कैबिनेट मीटिंग बैठी, फिर पार्टी की मीटिंग्स हुई, मुशावरत हुई, एक हलचल मच गई कि ये नाम कैसे सामने आया, कॉन्फर्मेशन हुई है। क्या पता ये अंदर से नाम आया हो अडियाला से या फिर जो है वो बाहर से किसी ने नाम दिया हो। ये एक थोड़ी सी कशमकश थी कि कुछ गैप था, कम्युनिकेशन गैप, वो गैप खत्म किया गया किसी ना किसी तरह और फिर ये नाम सामने आ गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ही बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास
आज के रोज तलब किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इजलास है जिसके अंदर मुल्क की इकोनॉमी से रिलेटेड बात होगी, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर जरा सा कॉन्फ्रंटेशन होगी और इन तमाम चीजों को जो है सामने रखा जाएगा। अच्छा बिलाल, ये इजलास इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ अभी अहम दौरों से आए, मलेशिया के दौरे से आए, फिर सऊदी अरब गए थे और ये काफी यूनाइटेड नेशंस के जो अभी सेशन था उसमें एक बड़ी तकरीर की उन्होंने, उसके बाद फिर वो कई दौरों पे गए और फिर सब ने पाकिस्तान का साथ देने का खैर मकदम किया। तिजारती मुआहदे हुए, तिजारती मुआहदों के बाद कई एक्सचेंज प्रोग्राम्स का भी ऐलान किया गया और आज अहम बैठक होगी। वजीर आजम अपने गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े दौरे हुए हैं, अब उसके हवाले से वो अपनी कैबिनेट को आगाह करेंगे कि उन दौरों में क्या हुआ और आगे पेशरफ क्या होगी। इजलास में तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर भी गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। कई एजेंडे हैं जो कि इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और वापडा सिक्योरिटी फोर्स के कयाम के कानून की मंजूरी भी दी जाएगी। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट मंजूरियां दी जाएंगी, एजेंडे शामिल हैं। फिर वजीर आजम जो है अपने तमाम तर दौरों के हवाले से काबीना को, जो कि रिवायती तौर पर यह चलता है कि जब वजीर आजम मुल्क के जाते हैं तो वो अपनी कैबिनेट को इजलास में तलब करते हैं और उसके बाद तमाम तर सिचुएशन जो कि वहाँ होती है और जो भी तमाम तर मामलात होते हैं उसके हवाले से एतमाद में लिया जाता है और अहम ओहदों पर दस्तखत भी होंगे। अब ये देखना है कि क्या किस चीज की मंजूरी होती है और क्या आगे इसका लाहेमल होता है। ठीक है, ये तो एक हो गया इंपॉर्टेंट इजलास जो कि हुकूमती सतह पर होगा, लेकिन एक और इजलास है जो कि तलब किया गया है, वो है सीईसी का इजलास। ये क्या है? नून लीग के जो जारहाना मिजाज पर पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी आग बबूला हुई थी ना। पीपल्स पार्टी की एक तरफ तो जरदारी साहब उस मामले को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ सीईसी का इजलास तलब किया पीपल्स पार्टी ने। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी का इजलास जो तलब किया है 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास होगा और इस इजलास के अंदर बिलावल हाउस कराची के अंदर ये रखा गया है और इसमें जो बातें होंगी ना, मुल्क की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले होने जा रहे हैं। नून लीग की जो पॉलिसीज है उस पर भी गौर किया जाएगा क्योंकि नून लीग के साथ देखें चलना तो है, लेकिन पंजाब के अंदर एक बड़ा मसला है, सिंध में नून लीग की अक्सरियत है ही नहीं, बिल्कुल कोई सीट नहीं है। वफाक के अंदर ये दोनों साथ बैठे हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए भी है और जो कि जाहिर सी बात है बिलावल हाउस कराची में ही होगी। वो इसलिए क्योंकि पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब खुदाई मैदान में उन्होंने टास्क सौंपा मोहसिन नकवी साहब को और नून लीग की जानिब से सागडार साहब और अयाज सादिक साहब शामिल थे। मगर अब जो कि बयानबाजी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी नाम लिया, मरियम नवाज साहिबा ने जो कि सीएम पंजाब है, और फिर उसके बाद ये तमाम तर मामलात आपके सामने। मगर इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि हम समटाइम्स देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान कुछ ना कुछ बातें होती हैं, मगर फिर उसके बाद एक मीटिंग कॉल दी जाती है, फिर दूसरी कॉल दी जाती है मीटिंग। अब ये देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या ये इस मीटिंग में सीईसी के मीटिंग में करते हैं, क्या अहम फैसले होते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इस मीटिंग के बाद अब देखना होगा कि क्या मामलात पहले जैसे हैं मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में, क्योंकि वैसे तो कल वाजे हो गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई आप अपने लोगों को समझाएं, हम अपने लोगों को समझाते हैं। मगर अब बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग जनरेशन है, वो क्या सोचते हैं, वो अपनी सियासत में इस तमाम तर मामलात को लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। अजी अब हमने मुल्की सूरत हाल से तो आपको आगाह किया, अब इंटरनेशनली जो कि गजा की गश्त और जो है डोर है वो किसके हाथ में आएगी, इस हवाले से नई अपडेट सामने आई है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार हो गई है और हम उम्मीद भी करते हैं ऐसा ही हो इंशाल्लाह। इसराइल और हमास ने अमेरिका के मुजवजा गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए और ये अहम डेवलपमेंट की जा रही है। तमाम दुनिया के जो एनालिस्ट हैं और तमाम ममालिक इसको एक खुश आइंद और अमन का पैगाम समझ रहे हैं कि अगर ये हो गया, अल्लाह करे ये इस पर अमल, जो दस्तखत हुए इस पर अमल दरामद भी इसराइल की जानिब से किया जाए
तो ये अच्छा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइली अपनी फौज का मुत्तफिका लाइन पर इनखला करेगा। वही बात जो कि 20 मुसव्वदा जो तैयार किया गया था, शिकत तैयार की गई थी, अब उस पर अब हमास ने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मगर साथ ही साथ हमास ने बिलाल ये जोर दिया है कि भाई जो चीज आप कर रहे हैं, जिस पर आपने दस्तखत लिए हैं, उस पर अमल दरामद करना आपकी और इसराइल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने ये खास तौर पर कहा कि ये अमन की तवील मुद्दती और पायदार सफर की अमानत है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर ट्रंप, दो चीजें हैं ना, जरा इस नेशनल मीडिया पर भी खुलकर बात हो जाए कि अगर ट्रंप ये नोबेल प्राइज हासिल करना चाहते हैं और फिर अगर ये चाहते हैं कि वो इस मसले को खत्म करें जो सबसे ज्यादा देरीना मसला है 1948 से, इस मसले को हल करने के लिए ऐसा लग रहा है कि सबसे आगे ट्रंप जो है वो दौड़ रहे हैं और इस मसले को हल कराना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी इसराइल के खिलाफ मजम्मती और बयानबाजी होती है या फिर मजम्मती को करारदाद लाते हैं तो सबसे पहले जो अमरीका होता है वो वीटो करता है और सबसे पहले जो है वो हाथ उठाते हैं। तो पहले तो ये हाथ उठाना बंद करें, ये हाथ नीचे रखें जेबों के अंदर, और जब हाथ नीचे रख लें तो फिर उसके बाद बात करें। एक तरफ आप हाथ उठाते हैं और सेम डे आपके जो सदर है वो ये बात करते हैं कि मैं अमन चाहता हूं, मैं इस कॉलोनी को साफ करना चाहता हूं, मैं यहां से जो है वो ये जो दहशतगर्द हैं उन, अब ये दहशतगर्द नहीं पता किसको कहते हैं, ये भी जूमानी बात है, ये भी जरा जूमानी बात है कि हमास जो है वो वहां पर एक अरसे से फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं और हम वहां पर देखते हैं कि हिजबुल्ला एक अरसे से वहां पर जो है वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल के जो फौजी हैं वो वहां पर कत्लो गारत, बर्बरियत, जुल्म जारी है, सारी चीजें कर रहे हैं और इसराइल की बमबारी जारी समझ में आ रहा है इस वक्त कि ट्रंप जो है वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीज सामने नजर आ रही है, एक तरफ तो वो अमन चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 20 नुकात एजेंडा दे दिए, हमास को बिठा दिया है, दूसरी तरफ हमने उनके स्पोक पर्सन को बिठा दिया है। अब आपने बात तो माननी है, सारी चीजें आपकी सही हैं, लेकिन आप इस पर गौर करें, पहले हाथ नीचे करवाएं फिर बात करें। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इस तारीखी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं और ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। अच्छा, जब मैं ट्रंप साहब की ट्वीट पढ़ती तो वो बड़े आप पढ़ती हैं? बिल्कुल, बड़े ऐसे अंदाज में करते हैं जैसे कि उन्होंने अभी जब ये गुज़िश्ता दिन जब ये दस्तखत हुए तो कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इसराइल एंड हमास हैव both sign off on the first phase of our peace plan। जब उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जंगबंदी पर बात की तो उन्होंने वही प्राउडनेस फील की। ही टेक्स प्राइड हिमसेल्फ कि भाई जो कर रहा हूँ वो सब मैं कर रहा हूँ, मैं अमन का दाही हूँ और मैं अमन फैलाना चाहता हूँ। इसी हवाले से जो गुज़िश्ता रोज ऐसे प्रेसिडेंट है कि इनको यही नहीं पता कि यूनाइटेड नेशन में इनकी नुमाइंदगी हो रही है तो वहाँ कुछ और बातें हो रही हैं। इजराइल अगर इनका जो बच्चा है इनका वो बच्चा कुछ और कर रहा है, आपसे काबू कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अगर फलस्तीनी मज़ामती तंजीम की बात करें ना, खबरदार किया है, कहा है कि इसराइल को इस मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा किया है। इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद जो तंजीम थी उसने पहला बाज़ाब्ता तौर पर जो है वह ऐलान जारी किया। हमास का सोशल मीडिया पर एक बयान आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। ये कहा गया है कि ये मुआहदा तय पा गया है जिसके तहत गजा का खात्मा, इजरायली फौज का इनखला और गजा पर जो जंग है ना उसका खात्मा। बेसिकली कुछ लोगों की ऐसी सोच है लेकिन वो गजा का खात्मा हो नहीं सकता। कई सालों गुजर चुके, अब सिर्फ जंग के खात्मे की बात हो रही है। इसराइली फौज का इनखला है, इमदाद की जो फराहमी है और कैदियों के जो तबादले हैं उसकी शिक़ें शामिल हैं। इन तमाम चीजों को रखा है कि ये मुआहदा आपने कंप्लीट करना है, इसराइल को बोला ही है। हाँ, और साथ ही साथ हमास ने अमेरिकी सदर, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट रुकन है इस तमाम तर मुआहदे के दरमियान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब सालिसों और बैनुल अक़वामी फरीकों से भी मुतालबा किया है कि वो इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और इसे किसी भी ताख़िरी या वादा खिलाफी से रोकें। वो इसलिए क्योंकि देखें, हमास को पता है कि हम एक तरफ अरब ममालिक सालसी का किरदार अदा करते हैं, एक तरफ हम बातचीत अमन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो बमबारी शुरू कर देता है और हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर देता है। और साथ ही साथ जो 3 रुकन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हमास ने कहा है कि भाई इमदादी सरमान, जंगबंदी और जो शिकें हैं दोनों ममालिक के कैदियों की, उस पर जोर दिया जाए। और अरब ममालिक से भी ये जोर और अपील की है कि भाई जो वादा किया गया है उसकी वादा खिलाफी ना हो और ताखिर ना हो इन तमाम
मुआहदों में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब दूसरी तरफ ये है ना कि हम इसराइल को एक अरसे से देखते आ रहे हैं। पहले भी एक सीज फायर हुआ, राइट आफ्टर द मोमेंट ऑफ सीज फायर फौरन बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई। फिर दोबारा ये कहा गया कि 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं। उस 2 से 3 महीने के अंदर भी हमने ये देखा कि वो उसने खिलाफ वर्जी की। अच्छा, वो बेस क्या बनाते हैं? वो कहते हैं कि ये जो हमास है ना, वो उनको टेररिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं ये टेररिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सुरंगों के जरिए आते हैं, जाते हैं, बारूदी मवाद लेकर आते हैं और ये इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरे भाई, आप जिस जमीन पर बैठे हुए ना, वो भी आपके लिए किराए की जमीन है, आपकी अपनी मिल्कियत नहीं है। आप खुद बैठे हुए हैं, आप अपनी फौज को उतारते हैं, आप घेरा तंग करते चले जा रहे हैं बच्चों पर, बूढ़ों पर, खवातीन पर। उसके बाद आप ये कहते हैं। अब मुझे सबसे पहले एक बड़ा एतराज है ना, ये जो वायदा हो गया, इस पर अमल दरामद करवाएगा कौन? Who will be the dictator of this pact? कि आपने अगर खिलाफ वर्जी की तो इसको सजा मिलेगी कौन? यूनाइटेड नेशन एक अरसे से कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका एक अरसे से कुछ नहीं कर रहा। कोई और ऐसी पावर है जो इसराइल को ये बावर करा सके कि अब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो छितरौल हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब इंटरनेशनल खबरों पर से हमने आपको तमाम तर अपडेट्स दी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। और जिस तरह से दिन ब दिन मौसम तब्दील होता जा रहा है और अपडेट्स आ रहे हैं कि मौसम अब पूरे मुल्क में बदलने लगा है। कहीं खुनकी ने दस्तक दे दी है, कहीं बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, तो कहीं हल्की हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। अगर शहर कायद यानी कराची की बात करें तो यहाँ भी मौसम के तेवर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। मतलब जुज़वी आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। चलें जी, सुकून का सांस लें कराची वाले, क्योंकि मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ रही है वेदर में और महकमा मौसमियात कह रहे हैं कि 24 घंटों के दौरान हल्की और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो कराची वाले सुख का सांस लें। कराची वाले जरा होशियार हो जाएं, मौसम का भी मूड बन सकता है और सुहाना हो सकता है, उसके भी हक है। इतनी गर्मी है, मौसम को भी गर्मी लग रही होगी तो मौसम ने कहा दैट वुड बी ऑसम कि अगर थोड़ी सी बारिश बरसा दी जाए। लेकिन सड़कें जो है वो हल्की फुल्की गीली हो सकती हैं, फिसलन वाली तो हो सकती हैं। बाइक राइडर्स के लिए बड़ा एक इशू होता है, ख्याल करें। अच्छा, मुल्क के शिमाली इलाकों की अगर बात करें ना, तो बड़ा एक हसीन सा एक व्यू है वो। अगर अभी हो स्नो फॉल का तो वो जरा दिखाइएगा। यहाँ पर सर्दी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वादी कोयटा और ज़ियारत तक अगर हम जाए ना, तो उसके गिरदोनवा में जो मौसम है वो खुश्क और मतला साफ रहने का कहा गया है, जबकि हवाओं के अंदर खुनकी बदस्तूर मौजूद है। मौसम मामूली तौर पर जो है ना वो सर्द हो चुका है। कल मुझे यही फील हो रहा था, कल आई वाज लाइक के थोड़ा सा फैन स्लो कर दिया जाए, एक चादर साइड में रख ली जाए कि अगर रात में थोड़ी ठंड लगे तो उसको ओढ़ लिया जाए। तो अब ये भी हो गया, मौसम तब्दीली आ चुकी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें जुनूबी और वस्ती अजला की तो वहाँ पर मौसम निस्बतन गर्म और खुश रहेगा। अच्छा, हमारे जैसे कराची का वेदर है ना, जून जुलाई में होता है बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर, फिर उसके बाद बारिश का आगाज़ होता है, मानसून आ जाती है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई अक्टूबर में गर्मी होती है। जिस तरह आज भी सुबह से ही बहुत तेज चली जाती थी गर्मी, अब तो नवंबर बिल्कुल ऐसे ही ऐसी सिचुएशन होती है। मगर महकमा मौसमियात कह रही है कि भाई अब पूरे मुल्क में जो है वो सर्दी का आगाज़ होगा, एंट्री दे दी है सर्दी ने। मगर सर्दी से बचाव के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं। अगर अक्सर मौसम की तब्दीली हमारे जल्द को भी मुतासर करती है। जैसे ही हवा की नमी कम या ज़्यादा होती है या सूरज की तपिश बढ़ती है, हमारी स्किन फौरन अपना रद्द-ए-अमल दिखाने लगती है। कहीं खुश्की, कहीं चिकनाहट, कहीं दाने, कहीं खारिश और कहीं रंगत महान पड़ता है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो न सिर्फ ज़ाहिर खूबसूरती पर असर डालती है बल्कि एतमाद भी मुतासर होता है। ऐसा होता है आपके साथ बिलाल? बिल्कुल ऐसा होता है। और हमारी जल्द के ये सारे के सारे जो इस वक्त रंग है ना, चाहे वो लाइटर टोन से डार्कर टोन तक अगर हम जाते हैं तो हालतें बताना शुरू कर देती हैं कि हमें इसकी जो केयर है वो करना ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी जल्द को सेहतमंद, नरम, तरोताज़ा रख सकें और इसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं। जल्द की जो देखभाल होती है उसके लिए चंद आसान और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपने करना है क्या है, अच्छा मुझे वो वाली फील आ रही है ज़ुबैदा आपा टोटके नहीं बताती थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी की मिकदार बढ़ा दें। कल भी आपको बताया था, आज भी बताना है कि पानी पीना है, पानी पिया करें। ये पानी बहुत बड़ी नेमत है। हाइड्रेशन जो है ना वो जल्द को कुदरती तौर पर एक चमक देती है और लचक फराम करती है, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि मौसमी मुनासबत से अपनी स्किन केयर मसनूआत का इंतखाब करें। जैसे कि सर्दियों के अंदर मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम होती है और गर्मियों में हल्के तेल से जो
लोशंस वगैरह होते हैं ना, वो आप इस्तेमाल करें। और धूप से बचाव के लिए आपने सनस्क्रीन को ऑब्वियसली जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। और वैसे तो इस वेदर में आप जब सर्दी का आगाज़ होता है या सर्दी होती है तो इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं पिया जाता है, मगर फिर भी हमें डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट और घर में भी जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं पानी पिया करें, 1.5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। और पानी से ही आपकी सर्कल जो है वो घूमता है आपकी बॉडी का। और उसके साथ साथ जब ये वेदर चेंज होता है तो इसमें आपको ज़्यादा, सर्दियों में ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप देखें कि आपकी स्किन के साथ साथ आप में अंदर एक आलसीपन आ जाता है, एक बहुत आप लेजी हो जाते हैं इस वेदर में, ड्राउजीनेस हो रही होती है। बिल्कुल, ये वेदर इम्पैक्ट करता है आपकी शख्सियत पर, आपकी सेहत पर। बहरहाल ये तो हो गई जो है वो टिप्स हो गई, लेकिन एक हमारी टीम जो है वो जेनजी के लिए बड़ी मेहनत से एक वो पैकेज बनाती है और बड़ी रिपोर्ट ज़बरदस्त बनाती है। आज हम आपको पूरे मुल्क से उठा कर लेकर जा रहे हैं इस मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को कराची में, और कराची के अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं मोहट्टा पैलेस। कराची के अंदर मोहट्टा पैलेस, इसकी तारीख पर बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, और इसको कसरे फातिमा क्यों कहा जाता है इस पर भी बात करेंगे। जरा सी रिपोर्ट के ऊपर पहले नजर डालें। कराची के साहिल के किनारे वाक़े तारीखी मोहट्टा पैलेस, जिसे आज कसरे फातिमा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी इमारत है जो अपनी शान और शौकत, नफासत और तहजीब और सकाफत की जीती जागती अलामत है। 1927 में राजस्थान के नामवर ताजिर शिवरतन मोहट्टा ने एक महबूबा बीवी की सेहतयाबी के लिए एक ऐसा महल तामीर करने का इरादा किया जहां समंदर की ताज़ा हवा उनकी जान बन सके। इस मकसद के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन को मुंतखब किया, जो जयपुर से कराची आए और अपनी महारत से इस इमारत को एक शाहकार में डाल दिया। ये पैलेस जयपुर की शाही फन तामीर के अंदाज में एंग्लो मुगल तर्ज पर सिंध के पीले पत्थर और जोधपुर के गुलाबी पत्थरों के हसीन इम्तिजाज से बनाया गया। 12,000 मुरब्बा गज पर मुहित ये महलात नुमा इमारत अपनी बुलंदो बाला दीवारों, चारों कोनों और छत पर कायम गुंबदों के साथ किसी किले से कम नहीं। इमारत के अंदर दाखिल होते ही आपको मरकजी हॉल की शान और शौकत महसूस होती है, जहां नफीस काशीकारी और रंगीन शीशे की तजीनात आपको एक दास्तान सुनाती हैं। किला नुमा ये इमारत महज एक रिहाइशगाह नहीं बल्कि एक तारीखी खजाना है, जिसमें तहखाना, खुफिया जमीन, दोज रास्ते और वसी अरीज हॉल और कमरे शामिल हैं। मोहट्टा पैलेस अपनी सकाफती रौनकों के लिए भी मशहूर था। यहाँ न सिर्फ हुकूमती अफसरान और मोअज़्ज़िज़ शहरियों की महफिल सजती थीं, बल्कि हिंदू बरादरी के त्योहारों जैसे होली, दिवाली और दशहरा भी धूमधाम से मनाए जाते थे। इस इमारत में बरसगीर के मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते और महफिलों में रंग भर देते। 1947 में शिवरतन मोहट्टा के भारत जाने के बाद यह अजीमुशान इमारत खाली हो गई। क़याम पाकिस्तान के बाद ये पैलेस कायदे आज़म की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दे दिया गया। उनके इंतकाल के बाद हुकूमत सिंध ने इसे तहवील में ले लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शख्सियत ने इस इमारत को एक तारीखी और जज्बाती अहमियत अता की। उनकी बहन शीरी बाई के जेरे इस्तेमाल रही। वक्त के साथ साथ कसरे फातिमा मुतनाज़ा हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने 1995 में इसे खरीद कर उसकी तज़ीन और आराइश का सिलसिला शुरू किया। आज ये इमारत न सिर्फ एक तारीखी यादगार है बल्कि कराची की सकाफत और तारीख की अक्कासी करती है, जहाँ फन खत्ताती, रिवायती पोशाक, नौ आबादियाती दौर की तस्वीर और तहरीक पाकिस्तान की यादगार नुमाइश लगती है। मोहट्टा पैलेस यानी कसरे फातिमा कराची की तारीख का रोशन बाब है, जो हमें माजी की शान, तहजीब की गहराई और सकाफत की जादूगरी से रोशनास कराता है। ये खूबसूरत मनासिर जो कि मोहट्टा पैलेस के हैं आपने तो देख लिया, मगर आप वहाँ जाकर विजिट करें और दिलकश मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। बिल्कुल ऐसे। और एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या अगर कभी आपका मोबाइल फ़ोन छिना है, कभी गाड़ी चोरी हुई है, कभी बाइक चोरी हुई है, या कभी आप सड़क पर इस खौफ से जो है वो किसी होटल पर रात के पहर में बैठे हैं कि अब कोई आएगा और आपसे आपकी चीज़ ले जाएगा और ऐसे लेके जाएगा जैसे आपने उसके लिए खरीदी थी, तो इन तमाम चीज़ों का हल क्या और हो क्या रहा है और सिंध पुलिस कर क्या रही है, इस पर सारी चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।